बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट का जो आपका एनुअल मोड एग्जामिनेशन के लिए कह लीजिए या फिर टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है इसके लिए सैंपल पेपर जो आया हुआ है वो हम देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। ये आपका पेपर 1 रहेगा। ऐसे ही आपके 4 से 5 सैंपल पेपर और भी सॉल्व करवाए जाएंगे, तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से सभी वीडियोस जरूर देखें, ठीक है। धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। तो आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश कोड का सब्जेक्ट है, कोड है 301। टोटल टाइमिंग है आपकी 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 40 एंड नंबर ऑफ सेक्शंस हैं आपके क्वेश्चन पेपर में 3, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग एंड ग्रामर एंड देन नेक्स्ट लिटरेचर। तो सेक्शन ए है आपका रीडिंग का। रीडिंग में आपके 2 क्वेश्चन है, एक है आपका 8 मार्क्स का जो कि आपका पैसेज बेस्ड है, अनसीन पैसेज, एंड अनसीन पैसेज बेस्ड ही आपकी 5 मार्क्स की एक नोट मेकिंग है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आपका जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसके बारे में, यानी कि ये जो कह सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ये रहा नोट मेकिंग वाला जो आपका पार्ट है, इसे हम सबसे पहले समझेंगे। तो देखते हैं भाई नोट मेकिंग में क्या दिया हुआ है। तो ये है आपका यहाँ से लेके ये आपके 3 पैराग्राफ है एंड 3 पैराग्राफ आपके यहाँ पे दिए हुए। अब इसी पे बेस्ड आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर देने हैं। कैसे लिखेंगे आंसर, देखो पहला है ए में आपको क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द वो पैसेज मेक नोट्स ऑन द यूजिंग on it using headings and subheadings. Use recognizable abbreviations wherever necessary. Also suggest a suitable title. 3 marks, यानी कि notes, abbreviations and headings इसके आपको क्या देने हैं, लिखने हैं। ये आपके 3 मार्क्स के। 2 मार्क्स में आपको एक समरी लिखनी है 50 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो आंसर ए देखिए, आंसर ए है तो इसका आप जो टाइटल लिख सकते हैं, टाइटल क्या लिख सकते हैं आप, टाइटल आप ये लिख सकते हैं हैप्पी। ये जो आपका वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं इसको नीड, नेसेसरी, या फिर और भी 1-2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो टाइटल जो है आपके हिसाब से अलग अलग बन सकता है, एक पर्टिकुलर टाइटल यही नहीं होगा जो मैं आपको बताया, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं आपके नोट्स। तो नोट्स में आपके हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आनी है। तो सबसे पहले तो वाई क्रिएटेड हैप्पी आईएनसी या फिर व्हाट, यानी कि क्या है या फिर क्यों, क्यों क्रिएट की। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो आप पॉइंट लिखने वाले हैं वो लिखेंगे आप ई वाला। ई वाला क्यों, क्योंकि ये जो चीज है वो ऑनलाइन पीयर काउंसलिंग सर्विस है, यानी कि ये ऑनलाइन जो है वो लोगों को सलाह देने वाली एक सर्विस है, ठीक है, सेवा है। उसके बाद आप लिख सकेंगे कि इसकी मदद से स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड देयर गोल्स, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने लक्ष्य को समझ सकते हैं। प्रोवाइड अ फ्री कॉन्फिडेंशियल सेफ एनोनिमस एक्सेसिबल स्पेस, यानी कि ये जो हैप्पीनेस है ये क्या करती है, ये लोगों को, ये सर्विस जो है वो लोगों को एक फ्री एवं सेफ और निःशुल्क, यानी कि कह सकते हैं कि और एक योग्य स्थान प्रदान करती है, जिससे कि वो अपने विकास के बारे में समझ सके, अपने लक्ष्यों के बारे में समझ सके। सी है स्टीरियोटाइपिंग एंड, यानी कि समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उसका अंत करने के लिए काफी जरूरी है। कैसे कुरीतियां फैली हुई हैं, जैसे कि एट्रीब्यूटिंग देम, यानी कि हमेशा जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता है हर एक चीज के लिए। सिग्मा सराउंडिंग मेंटल हेल्थ, यानी कि हमेशा उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या होता है कि लोग उन्हें इन टचमेंट कहते हैं, इन जजमेंट करते रहते हैं कि भाई ये जो है इसका दिमाग थोड़ा ऐसा है, वैसा है, थोड़ा गुस्से वाला है, नॉर्मल रहता है, ऐसा कुछ उसको क्या करते हैं, हमेशा टॉन्ट देते रहते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे समझाई गई है। अब दूसरा लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैप्पीनेसी या फिर हब ऑफ ऑल थिंग्स ऐप, ठीक है। कैसे कैसे लिखेंगे, टीन्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, यानी कि जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को इस सर्विस पर, इस ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने आप को यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है स्पीड होप हैप्पीनेस थ्रू देयर स्टोरीज एंड हॉबीज, यानी कि वो अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने जो उनकी स्टोरीज हैं, उनकी कहानी, उनके माध्यम से लोगों क्या कर सकते हैं, उनमें खुशी, जो खुशियां हैं उसको फैला सकते हैं। यू कैन मेक हैप्पी व्लॉग, हैप्पी प्लेलिस्ट और पॉडकास्ट, यानी कि आप जो है इस ऐप पर व्लॉग लिख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना सकते हैं, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, जिसे लोग सुनेंगे और वो क्या होंगे, मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि वो अपने सोच को सकारात्मक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है आपका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका बच्चों, एब्रीविएशंस। तो एब्रीविएशंस में आप कुछ लिख देंगे, जैसे कि टीन्स, ठीक है, टीनेजर्स को आप टीन के रूप में लिख सकते हैं, स्ट्रगलिंग को आप स्ट्रगल के रूप में लिख सकते हैं, प्रोग्राम को आप PROG प्रो के रूप में लिख सकते हैं, एप्लीकेशन को ऐप के बारे में लिख देंगे, स्टीरियोटाइपिंग को आप स्टीरियो के बारे में लिख देंगे,
ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो एब्रीविएशन के संबंध में आप लिख सकते हैं। तो एब्रीविएशन वाला और जो आपका ये पार्ट 1 है ये तो आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला इसी का पार्ट है, कौन सा पार्ट? समरी का। तो अब हम समरी कैसे लिखेंगे? देखो भाई, समरी इस तरह से लिख सकते हैं आप, ये समरी है। हैप्पीनेस इज ऑनलाइन पीयर काउंसलिंग सर्विस, यानी कि एक ऑनलाइन सेवा है वेयर टीनेजर्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली टू टीम ऑफ हेल्पर्स हु विल लिसन, अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू से एंड सपोर्ट देम। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो है, जहाँ ये एक ऐसी सेवा है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो बच्चे, जो किशोर हैं, वो स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, जहाँ पे उन्हें सुनने के लिए लोग होंगे, उनका समर्थन करने के लिए लोग होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है देयर इज मैनी रीजंस ऑफ स्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव, यानी कि इस पहल को शुरू करने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि दे कैन इजीली प्रोवाइड अ फ्री कॉन्फिडेंशियल सेफ एनोनिमस एंड एक्सेसिबल स्पेस फॉर हु नीड इट। देखिए बच्चों, अगर मेरी इंग्लिश जो है उसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो रही तो उसे माफ कीजिएगा। आप जो है वो पर्टिकुलर इस और ध्यान दीजिए कि मैं आपको समझा क्या रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहले उन्होंने क्यों स्टार्ट की? इसलिए स्टार्ट की ताकि जो लोग हैं उन्हें एक मुक्त यानी कि निशुल्क, गोपनीय, सुरक्षित, ठीक है, एक ऐसा स्थान प्रदान किया जा सके जिन्हें उनकी आवश्यकता है। हैप्पीनेस बिलीव्स इन द पावर ऑफ गुड कंजर्वेशन, यानी कि ये जो है वो बातचीत की ताकत में विश्वास रखते हैं। द हेल्पर्स आर टीनेजर्स, द हेल्पर्स आर टीनेजर्स हु हैव undergone in a house training program that was created with the help of professional counselors। यानी कि हेल्पर्स वे किशोर होते हैं जिन्होंने एक इन हाउस प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया है, यानी कि वे ऐसे लोग होते हैं जो पेशेवर परामर्शदाता होते हैं, उनकी मदद से बनाया गया है। ठीक है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर टीन्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ। देखा अभी जो आपकी ये जो यहाँ पे हमने ये बताया वाई या फिर व्हाट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसी चीज को हमने उठा के क्या कर दिया है आपकी इसमें समरी में रख दिया। तो सिंपल सा है, अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आप समरी भी इजीली बना लेंगे। ठीक है, तो क्या है कि इज अ प्लेस वेयर टीन्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ नॉट जस्ट विद द हेल्पर्स बट ऑल्सो थ्रू देयर हैप्पी ब्लॉग, हैप्पी प्लेलिस्ट और पॉडकास्ट। यानी कि वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें बना सकते हैं जिससे लोग क्या होंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट उन पर पड़ेगा। इट इज प्लेस वेयर यू डोंट नीड टू फाइंड इन, वेयर यू जस्ट नीड टू बी। यानी कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पर्टिकुलर फिट होने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पे बने रहने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि लोगों को ऐसा लगे कि आप यहाँ पर हैं। तो ये क्या चीज है, अगर आप आजकल इंटरनेट को यूज करते हैं ना, और आप ये वीडियो भी इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हैं, तो यही चीज जो है वो इस पैराग्राफ में समझाई गई है। ठीक है ना, वही चीज क्या है इसी पैराग्राफ में वो भी समझाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए एंड बी पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में हमारा जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन है, राइटिंग एंड ग्रामर में सबसे पहला है, ये 12 मार्क्स का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है, ये है आपका ड्राफ्ट अ सुटेबल पोस्टर ऑफ कोविड एप्रिशिएट बिहेवियर, यानी कि कैप ऑन बिहाफ ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड। तो अब देखिए, अब क्या करना है, आपको लिखना है एक क्या क्या कहते हैं इसको, पोस्टर। हाँ, अब आपको क्या करना है, एक लिखना है पोस्टर। तो मैं इसको थोड़ा सा एक सेकंड बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो देखिए पोस्टर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आपने ये टाइटल डाल दिया। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये आपने टाइटल डाल दिया कोविड एपिसोड बिहेवियर। अवॉइड रबिंग एंड टचिंग योर आईज, माउथ और नोज, यानी कि अपने जो हाथ हैं, अपने हाथों से आंख को, मुंह को और नाक को मत छुइए। यू मस्ट फॉलो दीज स्टेप, कौन कौन से? सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि आपस में हमेशा दूरी बनाकर रखिए। वियरिंग मास्क, यानी कि मास्क जो है वो हमेशा पहन के रखिए। वॉशिंग हैंड्स, यानी कि जो हाथ है उनको हमेशा आप धोते रहिए, किसी भी चीज को छूने से पहले धोइए। एक लाइन लिखेंगे, योर बिहेवियर कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि आप ये जो चीजें फॉलो करेंगे तो कैसा वर्ल्ड होगा, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा वर्ल्ड नहीं होगा, ये यहाँ पे बस बताएंगे आप कि एवरी इंडिविजुअल इज एट रिस्क, यानी कि सभी जो है वो व्यक्तिगत रूप से रिस्क में है। अगर वो अपना बिहेवियर किसके थ्रू चेंज कर लेते हैं, ये जो स्टेप्स बताए गए हैं ना,
इसके थ्रू चेंज कर लेते हैं तो सिंपल सी बात है वो रिस्क में नहीं होंगे, अगर नहीं चेंज करेंगे तो रिस्क में हो जाएंगे। इफ इन्फेक्टेड यानी कि अगर आप संक्रमित हो जाते हैं, यू मे स्प्रेड इन्फेक्शन टू अदर्स इन क्राउडेड प्लेस यानी कि अगर आप खुद संक्रमित हो जाते हैं तो आप जो है वो एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर देंगे, अगर आप बाहर जाते हैं, घूमते हैं या फिर मार्केट वगैरह में जाते हैं, दुकान से सामान भी लेते हैं, जो कि पूरे आपके एरिया को चेंज कर देगा, एरिया को चेंज करेगा तो पूरा अच्छे जो आपका राज्य है वो चेंज होगा, देश। तो इससे क्या है कि एक अर्जेंसी जो है वो यहाँ पे आपकी क्रिएट कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद है यू मे पुट योर फैमिली दिस इन दिस, यानी कि आपको पता है अगर आप इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से भी अगर आप संक्रमित होते हैं तो आपकी फैमिली भी रिस्क में आ सकती है। देयर इज नो स्ट्रिक्टनेस अंटिल देयर इज नो मेडिसिन, यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि जब तक कड़ाई नहीं तब तक दवाई नहीं, बाय हेल्थ मिनिस्टर। तो ये आप जो है वो अपना पोस्टर कुछ इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, एक आप रफली जो है वो एक पिक्चर बना सकते हैं उसकी दिमाग के मतलब जो आपको टॉपिक दिया गया है उसी के बारे में, ठीक है। तो ये जो है वो आपका पोस्टर था, यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको ये पोस्टर जो है वो आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 1 मिनट पहले मैं इसे रफ कर दूं सारा, ताकि आपको, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अब यहाँ पे जो है वो क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है। लेटर किसके ऊपर लिखना है, यू आर राजन और रजनी, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ ए स्कूल, रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल। एक सेकेंड, ये डिजाइन थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, हाँ अब ठीक है। In writing to arrange extra classes in English for the student of class 11th and 12th, give detailed reason to support or demand. Do not exceed the word limit of the letter, which is 120 to 150 words. तो सबसे पहले तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, अगर स्कूल का नाम दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप कुछ भी लिख देंगे, जैसे ABCD स्कूल आगरा उत्तर प्रदेश कोड नंबर। अब लिखेंगे, देखिए हाँ यहाँ पे एक चीज गलत है। गलत क्या है कि जब आपको आपके स्कूल को ही लिखना है ना, तो आपको ये कोड नंबर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कोड नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने स्कूल में ही दे रहे हैं, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश। डियर सर या मैडम, अगर बताया जाए सर या मैडम है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप एक लड़के, आप अगर आप एक बॉय हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सर लिख सकते हैं। अगर आप एक गर्ल्स हैं तो आप एक मैडम लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक, दोनों भी लिख देंगे तो भी चलेगा। फिर है रिस्पेक्टफुली, यानी कि आदरणीय, आदरपूर्वक। आई एम हेड बॉय ऑफ योर स्टीम स्कूल, यानी कि मैं आपके आदरणीय विद्यालय का, स्टीम का मतलब होता है आदरणीय सम्माननीय विद्यालय का छात्र यानी कि यहाँ पे बताया गया हेड बॉय हूँ। I am writing this letter on behalf of the class 11th and 12th student to draw your attention to the fact that there is an urgent need for extra classes in English। यानी कि मैं यह पत्र जो है वो कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों की ओर से आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन बच्चों को अंग्रेजी की अतिरिक्त जो क्लासेस हैं उनकी आवश्यकता है। अब ये क्यों है इसे आप समझाएंगे। तो इंग्लिश इज द सब्जेक्ट विच हैव caused a lot of difficulty for most of the students of the classes, यानी कि अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जिससे कक्षा के अधिकांश बच्चे जो हैं उन्हें क्या होती है, कठिनाई आती है। आवर एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर बट आवर इंग्लिश, यहाँ पे मैथ तो नहीं होना चाहिए, हाँ, इंग्लिश सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड येट, यानी कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो इंग्लिश के काफी नजदीक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। Therefore, we need some extra classes for completing our syllabus. Our exams are due next month and the course of this subject is also not yet complete, यानी कि हमारे जो एग्जाम्स है वो नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं, लेकिन अभी तक भी हमारा जो इस सब्जेक्ट का सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है। उसके बाद एक सेकंड, ये मैं नेक्स्ट पेन से कर रखा है, इसको नीचे लाते हैं, हाँ। उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश वुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू बेटर प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, यानी कि जो आप एक्स्ट्रा क्लासेस हमें प्रोवाइड करवाने वाले हैं उससे सभी बच्चे एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। वी नीड एक्स्ट्रा क्लासेस सो दैट वी कैन अचीव गुड मार्क्स इन द अपकमिंग एग्जाम्स, यानी
अगर आप हमें जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं तो हम अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम्स में जो है वो ले सकेंगे, गेन कर सकेंगे। We all being in higher divisions cannot afford to fail or score less in any of the subject because of the reasons mentioned above। यानी कि जितने भी रीजंस यहाँ ऊपर बताए गए हैं, ये सभी रीजंस जो है वो हमें ये बताते हैं कि हमें जो जितने भी कारण हैं इनकी वजह से हम अपने मार्क्स जो है वो कम या फिर फेल नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज कंसीडर इट एन अर्जेंट नीड टू अरेंज फॉर द एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर क्लास 11th and 12th स्टूडेंट एज सुन एज पॉसिबल। वी आर थैंकफुल टू यू। ठीक है, एक लाइन इतनी लिख देंगे, वी आर थैंकफुल टू यू। सो लास्ट में लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली राजन एंड हेड बॉय। ठीक है, तो आप जो है वो अपना लेटर कुछ इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेटर किस तरह से लिखना है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए, ये तो हो गया आपका लेटर, इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं आपका जो एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में दूसरा दिया हुआ है यू आर सवा प्रवीण और प्रवीण कुमार, a student of KBC Public School. Your school is organizing a debate competition on the topic online education does more good than harm. Draft a debate either in favor or against, यानी कि आप फेवर में या फिर अगेंस्ट में जो है वो अपनी डिबेट लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सवा प्रवीण के बारे में। तो सवा प्रवीण है फेवर में कि ऑनलाइन एजुकेशन डज मोर गुड देन हार्म, यानी कि जो ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं वो नुकसान से काफी सही है, तो इसके फेवर में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो फेवर में है इट सेव्स टाइम्स, यानी कि ये जो है वो टाइम को सेव करता है। ऑनलाइन लर्निंग सेव्स लिविंग इन गेम ऑफ प्ले, यानी कि ये कह सकते हैं आप कि ऑनलाइन सीखने से खेल मतलब ऑनलाइन जो है वो खेल खेलने की बचत होती है। कन्वीनियंट स्टूडेंट कैन टेक एजुकेशन सिटिंग एट होम एंड स्टडी वेयर एवर दे वांट, यानी कि एक ये अलग पॉइंट लिख सकते हैं, कन्वीनियंट स्टूडेंट कैन टेक एजुकेशन सिटिंग एट होम एंड स्टडी वेयर दे वांट। इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ में क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, वो रूबरू होते हैं टेक्नोलॉजी आखिर चीज क्या है। ठीक है, एंड दे लर्न हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी while teachers have also learned a new way of teaching from online classes. Saves money. Now children do not have to go for the school due to which is a reduction in the cost of transport. Along with this, tuition fees are also being saved due to video notes and all the data being online. If student does not understand a topic in one go, he can rewind it till the understand its meaning, यानी कि वो अगर उसे कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो उसे दोबारा तब तक चलाकर देख सकता है जब तक कि उसे समझ में नहीं आ जाता है। You can learn anything by sitting in your room late night, यानी कि अगर आप लेट नाइट को पढ़ना चाहते हैं, उस टाइम अगर आपका पढ़ने का मन करता तो लेट नाइट में भी आप पढ़ सकते हैं। दे आर मोर कोर्सेज अवेलेबल फॉर फ्री और एट अ लो कॉस्ट, यानी कि ऑनलाइन आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे ऐसे जो काफी फ्री हैं, काफी सस्ते हैं। सिटिंग इन योर कंट्री यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ स्टडिंग फ्रॉम फेमस टीचर्स ऑफ देयर कंट्रीज, यानी कि आप चाहे अपनी कंट्री में हो चाहे विदेश कंट्री में हो, आप कहीं के भी टीचर से आप अच्छे से अपनी जो पढ़ाई है उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपके फेवर में। अब इसके बाद आ जाता है इसके अगेंस्ट में। अगेंस्ट यानी कि आपको बताना है ये सही क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं सही है इसे समझिए। तो यहाँ पे अब हमने ले लिया प्रवीण कुमार का। तो प्रवीण कुमार क्या है कि अगेंस्ट में है, ऑनलाइन एजुकेशन डज मोर गुड देन हार्म। ये क्या है कि ये इसके क्या है, एक सेकेंड, हाँ इसके अगेंस्ट में है। कैसे? तो सबसे पहला है लेक ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि चिल्ड्रन डू नॉट गेट एन इन्वायरमेंट टू लर्न and due to competition children try to move ahead, the sum cannot happen in online, यानी कि जो एक तो ये है कि उन्हें पढ़ने के लिए एक अच्छा पर्यावरण नहीं मिल सकता है, बच्चों को सीखने का माहौल नहीं मिलता है, वो प्रतिस्पर्धा के लायक नहीं बन पाते हैं, अगर बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो ये सारी चीजें जो वो ऑनलाइन में नहीं मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद रॉन्ग यूज ऑफ इंटरनेट, यानी कि कई बार क्या होता है कि क्लासेस चल रही हैं
Many times parents are not able to pay attention to this, and children get involved in playing games on mobile or other online activities on the pretext of classes। यानी कि क्या होता है कि वो क्लासेस के बाद या फिर क्लासेस के दौरान इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे वो इंटरेक्ट हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाते हैं। बैड इफेक्ट्स ऑफ आई आइस एंड हेल्थ। चिल्ड्रंस आर चिल्ड्रन, एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज की कमी है। हाँ, चिल्ड्रंस यूज मोबाइल और लैपटॉप फॉर आवर्स ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस which has bad effects on their eyes and health. Due to excessive use, they have to wear glasses any early age, यानी कि उनको अपनी एज कंप्लीट होने से पहले ही उनको चश्मे लग जाते हैं। एंड द प्रॉब्लम ऑफ पेन इज सीन इन चिल्ड्रन एट अर्ली एज, यानी कि उन्हें आंख में, उनके बॉडी में इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो साइड इफेक्ट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से? ये इंटरनेट ज्यादा यूज करने की वजह से। Problems in understanding student. In online education, there is no opportunity to talk directly face to face. Online learning makes it difficult for student to understand the monitor progress. यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ सकते हैं, और ये जो मॉनिटरिंग वाला सिस्टम है, मॉनिटरिंग जो प्रोसेस है, इससे आप एक बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे समझाना है, ये सारी चीजें आप उसे नहीं अच्छे से समझा सकते हैं। इट इज मैंडेटरी टू हैव इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का जरूर होना जो है वो जरूरी है। इफ इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल एट एनी प्लेस, इट इज डिफिकल्ट टू डू ऑनलाइन एजुकेशन इन द सिचुएशन, यानी कि अगर आपको नेटवर्क नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। लेक ऑफ एंथुसियम, यानी कि उत्साह की कमी, जागरूकता की कमी। इन क्लासेस चिल्ड्रंस आर ऑफ्टन एक्साइटेड अबाउट द सब्जेक्ट, whereas in online education there is a lack of enthusiasm in them। यानी कि क्या होता है कि जब जो फिजिकल क्लासेस होती हैं उनमें बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि हाँ भाई टीचर्स आने वाले हैं, हमें अच्छे से पढ़ाएंगे, और एक तरह से कहीं ना कहीं जो टीचर होते हैं उनके पढ़ाने के तरीके में भी जो बच्चे होते हैं वो काफी इंटरेस्ट लेते हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पे भी बताई गई हैं। ठीक है, तो अगेंस्ट में एंड फेवर में आप कुछ इस तरह से आपकी जो कह सकते हैं कि नोट मेकिंग है, सॉरी नोट मेकिंग तो नहीं है, ये आपकी डिबेट है। नोट मेकिंग में बड़ा टाइम लग गया था इसलिए बार बार जुबान पे नोट मेकिंग का नाम आ रहा है। तो डिबेट आप यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। तो एक तो आपका लेटर हो गया यहाँ पे, और ये हो गया आपकी डिबेट, फेवर में एंड अगेंस्ट में। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको क्या करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ पैरास मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये चार हैं, आपको इन्हें क्या करना है, रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करेंगे, देखिए, द रेलवे प्लेटफॉर्म वाज अनयूजुअली क्राउडेड लास्ट संडे, यानी कि पिछले रविवार को जो रेलवे प्लेटफॉर्म था वहां पर असामान्य यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली। वेंडर्स कैरिंग स्वीट्स स्मेलिंग फ्लावर्स वेयर एट द प्लेटफॉर्म, यानी कि जो कुछ कह सकते हैं कि मीठे महक वाले जो फूल थे वो ले जाने वाले विक्रेता मंच पर थे, यानी कि मीठे फूलों को ले जाने वाले, सुगंधित फूलों को ले जाने वाले जो उनके बेचने वाले व्यापारी थे वो कहाँ पे थे, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे। वी वॉन्डर्ड हैव दे वुड गेट ऑन द ट्रेन, यानी कि हमने ऐसा सोचा कि वे अब ट्रेन में चढ़ने वाले होंगे, यानी कि चढ़ेंगे। बट दे बोर्डेड द ट्रेन वेरी केयरफुली, यानी कि वे चढ़ने वाले थे लेकिन वे बहुत ही सावधानी से ट्रेन में चढ़े, यानी कि हमें लगा कि वो जल्दी चढ़ जाएंगे लेकिन वे सावधानी से चढ़े। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी अभी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी था आपका ग्रामर राइटिंग वाला पार्ट, राइटिंग ग्रामर, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कितना मिनट हो गया हमको, 24 मिनट। ठीक है, तो 24 मिनट में हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाता है सेक्शन सी, ठीक है, जो कि है आपका लिटरेचर का। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है आपके, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द 6, यानी कि आपको टोटल जो है वो 6 में से 1 2 3 4 5 एंड 6, इन 6 में से आपको किन्हीं 5 के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इन्हीं के आंसर मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यानी कि ये जो पोएम है कौन सी, अर्थ की, बारिश अपने दावे को कैसे सही ठहराती है
कि मैं पृथ्वी की कविता हूं। तो देखिए, द रेन narrates the journey of its life from birth and return to origin in the mythical terms। यानी कि बारिश जो है वो अपने जीवन की यात्रा जन्म से लेकर उत्पत्ति तक कुछ पौराणिक शब्दों से क्या होती है, बताई जाती है। तथ्य वैज्ञानिक है, द फैक्ट आर साइंटिफिक, बट द phrases that convey them are metaphoric and literally। देखिए इस लाइन को दोबारा समझिए, द फैक्ट्स आर साइंटिफिक बट द phrases that convey them are metaphoric and literally the whole journey has a beauty and charm associates with the poem। यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो तथ्य है वो वैज्ञानिक भी हो सकता है, लेकिन उन्हें व्यक्त करने के लिए जो साहित्यिक रूप में वाक्यांश का उपयोग किया गया है, शब्दों का उपयोग किया गया, वो बताया गया है। उसकी जो पूरी यात्रा थी किसकी, नरेटर की, वो उस यात्रा में एक कविता के साथ सुंदरता और आकर्षण से जुड़ा हुआ था। ठीक है, दूसरा आ जाता है विच अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू नानी पालकीवाला इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। यानी कि पालकीवाला के अनुसार दुनिया भर में एक कौन सी जागरूकता जो थी वो बढ़ रही थी। कौन सी जागरूकता थी, तो अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू नानी पालकीवाला इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड दैट द मूवमेंट ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। यानी कि एक आंदोलन जो पूरी की पूरी मानव जाति में चल रहा था, ठीक है, जो कि क्या था, द वर्ल्ड वाइड consciousness that the earth itself is a living organism, metabolic needs and vital progress that the need attention because the earth vital signs reveal its decline health। यानी कि ये जो है जो नानी पालकी वाला है, इसके अनुसार दुनिया भर में एक जो जागरूकता थी वो बढ़ती चली जा रही थी कि जो एक आंदोलन हुआ था ये मानव जाति के लिए विश्वव्यापी चेतना ने इसे क्या किया था, वर्ल्ड लेवल पे क्या किया था, इस चेतना को पकड़ लिया था। क्या कि पृथ्वी जो है वो स्वयं जीवित है, ठीक है, और इसके संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं, उसकी ओर भी ध्यान दिया गया था, क्योंकि पृथ्वी जो है उस पर कुछ स्वास्थ्य को प्रकट करने वाले लक्षण देखने को मिल रहे थे। तो इसीलिए जो लोग थे वो पृथ्वी की केयर करने की ओर बढ़ने लगे थे। तो यही चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपका जो 6 है इसका फर्स्ट कंप्लीट हो गया और सेकंड भी हो गया है। थर्ड देख लेते हैं अब हम। तो थर्ड में देखते हैं क्या है। थर्ड है, ये छोटा सा ही है। A term remove has been used in the context of the school mentioned in the story the Browning version। What does it mean? तो mean is that when a pupil is promoted to higher classes, यानी कि जो नोटिस था उस पर ये जो रिमूव शब्द था इसका मतलब था कि वो अब अगली क्लास में भेज दिए गए। ठीक है, जब एक छात्र को उच्च कक्षा में क्या किया जाता है, भेजा जाता है, तो उसके लिए यूज किया गया है। What did the poet notice about independent thinking in the poem childhood? यानी कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में क्या ख्याल है इसका, जो पोएट है उसका। तो देखिए आंसर, द पोएट डिस्कवर्ड दैट ही वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स दैट कुड थिंक इंडिपेंडेंटली। यानी कि कवि ने यह देखा कि वह दूसरों से अलग था, वह स्वतंत्र रूप से सोच सकता था। He could have his own opinions without getting influenced by anyone else। यानी कि उसके पास जो है वो अपने खुद के विचार, खुद की राय थी, वो किसी और से प्रभावित नहीं हुआ। This discovery was very important to him as it revealed him his abilities for independent thinking and decision taking। यानी कि वह ये जो खोज थी उसकी काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे जो था वो स्वतंत्र रूप से सोच सकता था, निर्णय लेने की उसकी क्षमता को उसको पता चला था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट। यहाँ पे आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं इसके अभी। अगला है, हाउ डिड म्यूजिक ब्रिंग कंफर्ट टू एल्बर्ट्स लाइफ। यानी कि संगीत ने अल्बर्ट्स का जो जीवन था, आइंस्टीन का जो जीवन था, वो किस तरह से बदला। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, अल्बर्ट वाज हैविंग अ बैड टाइम एट स्कूल वेयर ही वाज सपोज्ड टू
क्लेम फैक्ट्स इन विच ही हैड नो इंटरेस्ट, यानी कि जो अलवर्ट था वो स्कूल में अपने आप को क्या बुरा समय, मतलब जितना भी समय उसका गुजरता था उसे बुरा समय मानता था, जहां पर उसे उन तथ्यों को रटना पड़ता था जिनमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। द टीचर्स वुड द टीचर्स वुड टॉन्ट हिम एंड पनिश्ड हिम, यानी कि वो उसे चिढ़ाते थे और उसे दंडित भी करते थे। इवन एट हिज लॉगिंग ही हैड नो कंफर्ट, यानी कि उनके मतलब कि उसके लिए आराम का कोई जगह वगैरह नहीं थी। ठीक है। ऑल द मेड हिज मिजरेबल ही टर्न टू म्यूजिक एज हिज ओनली सोलेस, यानी कि ये सब जो चीजें थी वो उसे हमेशा दुखी करती थी। फिर उसने क्या किया, संगीत को अपना एकमात्र सहारा बना लिया इससे बाहर आने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है एफ। व्हाट डज मिस फिटगार्ड एडवाइस टू मिस पियर्सन आफ्टर शी हैड पुट बैक द फैमिली मेंबर्स इन देयर प्रॉपर प्लेस सिग्निफाई। ये क्या सिग्निफाई करता है, यानी कि श्रीमती जो फिटगार्ड है, ये जो पियर्सन है उनके परिवार के जो सदस्य उनको एक उचित स्थान पर वापस रखने के बाद क्या सलाह देती है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है। तो देखिए, Mrs. Fitzgerald advised Mr. Pearson not to be soft and waste all the efforts she had put in change the attitudes of her family for the better। यानी कि ये जो फिट्जगार्ड है वो श्रीमती पियर्सन को सलाह देती हैं कि वे अपने मतलब स्टीम जो पियर्सन है उसे सलाह देती है कि वे नरम ना हो, यानी कि वो क्या हो, कठोर ज्यादा ना हो। सॉरी, कठोर नहीं, यहाँ पे जो है एक वर्ड है, वर्ड क्या है, सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, नरम कह सकते हैं। ठीक है, नहीं होने चाहिए, और अपने परिवार के दृष्टिकोण को और बेहतर बनाने के लिए सभी प्रयासों को बर्बाद ना करें, उन्हें अच्छा बनाए। प्रयास जो है वो हमेशा करते रहे। मिस्टर पियर्सन इज अनश्योर हाउ शी वुड एक्सप्लेन हर बिहेवियर, यानी कि जो पियर्सन थी वो ये अनिश्चित रूप से व्यवहार को कैसे व्याख्या करेगी ये सोच रही थी। ठीक है, फिट्जगार्ड उन्हें बताती है, फिट्जगार्ड टेल्स हर। ठीक है, तो देखिए फिट्जगार्ड और ये पियर्सन दोनों ही क्या हैं, औरतें हैं। ठीक है, लेडीज है। तो मिस फिट्जगार्ड टेल्स हर that our soft behavior is responsible for the misgifts for the family members, यानी कि misbehaves, यही लिखा है ना, एक सेकेंड। हाँ, मतलब कि उनकी जो परिवार है, ठीक है, उसमें जो भी गलती वगैरह करता है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सॉफ्ट बिहेवियर रखते हैं, जो कि उन्हें और भी गलती करने को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। बच्चों अगर क्वेश्चन का आंसर समझाने में कोई थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मैं इंग्लिश की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत डिमांडिंग वीडियो थी, इसलिए कोशिश करके जब मैंने ये वीडियो बनाई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 6 यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में पूछा गया है एंड्रयू इज, देखिए सबसे पहले तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको दो में से किसी एक का आंसर लिखना है। ठीक है, एंड्रयूज विजिट द मॉर्जन्स गेव हिम प्लेजर एंड satisfaction that he had not achieved earlier, justify। B है the narrator in the traveler's Silk Road realized that the snow was both dangerous as well as beautiful, justify। तो इस चीजों को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो किस तरह जस्टिफाई करेंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, Andrew's visit to the Morgans gave him pleasure and satisfaction that he had not achieved earlier, justified। तो सबसे पहले तो आप ये लिख देंगे एक लाइन इसी के बारे में। उसके बाद at 3:30 after an hour's difficult struggle that the child was born lifeless, mother lay collapsed and almost pulseless, injected the medicine and struggled the restore the lifeless Susan Morgan. Intense effort, her heartbeat become steady। यानी कि यहाँ पे इस लाइन में ये बताया गया कि तकरीबन 3:30 बजे के आसपास
बहुत ही मुश्किल के बाद जो बच्चा था उसमें जान पैदा होती है। जो माँ होती है वो लेट जाती है, ठीक है, उसे दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है और बेजान सुसान मार्गुन को बहाल करने के लिए संघर्ष किया जाता है, और मतलब कि उसकी जो दिल की धड़कन होती है वो क्या होती है, रुक सी गई होती है, ठीक है। टर्न हिज अटेंशन टू लाइफलेस बेबी कंडीशन वाज caused by lack of oxygen in the baby's blood. Artificially induced method of respiration rushed the child from one basin to the next from 15 minutes, यानी कि उसका जो ध्यान था वो बेजान बच्चे की ओर ही गया। हालात जो बच्चे की हालत थी वो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही थी, ठीक है। जो श्वसन की कृत्रिम विधि होती है, कृत्रिम विधि के द्वारा से ऑक्सीजन दी गई। तकरीबन 15 मिनट के बाद बच्चे को एक बेसिन से दूसरे बेसिन में ले जाएगा। लेट्स रिजॉर्ट रब्ड द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breathe into the limp body. आगे है miraculously the tiny chest began heaving and they heard the child's cry. He had saved 2 lives and it was eternally realized at having done something real at last. यानी कि अंतिम उपाय में बच्चे को क्या किया, तौलिए से रगड़ा गया, ठीक है, उसकी छाती को। उसने दोनों हाथों से नन्ही सी छाती को कुचला, यानी कुचला यहाँ से सेंसी लगा सकते हैं कि उसके छाती से उसे धीरे धीरे से मलना शुरू किया। उससे उसके शरीर में क्या हो गई कि सांस लाने की उससे कोशिश की जा रही थी और चमत्कारिक रूप से नन्ही सी छाती जो थी वो भारी होने लगी और उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसने 2 लोगों की जान को बचाया था। आखिरकार उसने क्या किया, बच्चे को और माँ को, दोनों को ही बचा लिया और हमेशा के लिए वो जो बच्चा था उसकी माँ के लिए उस डॉक्टर ने क्या किया, एक राहत भरी सांस ली। जब तक बच्चे ने सांस नहीं ली तब तक वो परेशान ही रहा, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा काम होता है दोनों पेशेंट्स को बचाना, ठीक है, जब कंडीशन अगर ज्यादा क्रिटिकल नहीं है तो। सेकंड क्वेश्चन है, द नरेटर is the traveler's Silk Road realized that the snow was both dangerous as well as beautiful justified. तो the narrator is the traveler's Silk Road, तो वही लाइन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे एक सेकेंड, हाँ, Tristan on his way surveyed the snow, not deep, but car could turn over, cover the risk, flung handfuls of dirt across the frozen surface. Snow was spread with soil. They drove without difficulty, stopped at another blockage this time, decide to drive around the snow. यानी कि स्टेन जो था उसने बर्फ का सर्वेक्षण किया, उसने देखा कि ये ज्यादा गहरा नहीं है लेकिन फिर भी उसकी कार पलट सकते हैं। तो जोखिम को उसने देखते हुए भी जमी हुई सतह पर मिट्टी पर क्या किया, उसने गंदगी फेंक दी। मिट्टी के साथ बर्फ, मिट्टी जो थी वो क्या हुई, बर्फ में बदल गई। वे बिना कठिनाई के आगे चलते चले गए। एक और रुकावट और आई, कौन सी, इस बार बर्फ के चक्कर लगाने का फैसला उन्होंने किया, ठीक है। द रिस्क डिड नॉट undermine the scenic beauty of the place. In the valley, they show snow-capped mountains, and the rivers was wide but mostly blocked with ice that was sparkling in the sunshine. Turns become sharper, and the ride bumper rocks around were covered with patches to bright ocean listened under the rock seemed अनएंडिंग शेड। यानी कि जोखिम ने जगह की जो प्राकृतिक सुंदरता थी उसको कम नहीं किया। जोखिम होने के बावजूद भी जो जगह की सुंदरता थी वो क्या थी, बनी रही, ठीक है। घाटी में क्या देखा उन्होंने, बर्फ से ढके पहाड़ देखे, नदियां देखा जो बड़ी बड़ी चौड़ी थी, ठीक है, ज्यादा बर्फ देखे जो क्या करती थी, जो धूप आती थी तो काफी ज्यादा मात्रा में चमकती थी। मोड़ तेज हो गए थे,
सवारी उबड़ खाबड़ हो गई थी, चारों ओर घनी चट्टानें चमकीली नारंगी रंग की दिखाई दे रही थी। चट्टानों के नीचे एक ऐसी छाया थी जो कि जिसका कोई अंत नहीं था, ऐसी छाया थी वहां पे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गाइस मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी यहाँ पे कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि देखिए वैसे तो इंग्लिश में पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांडिंग ये वीडियो थी, इसलिए यहाँ पे इसे मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। एंड थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक्स होती हैं तो उसे माफ कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है, सेक्शन ए का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो का हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन रीडिंग वाला। तो रीडिंग वाले में आपके 6 पैराग्राफ दिए गए, 6 नहीं 8 पैराग्राफ्स हैं आपके, 4 यहाँ पे हैं, फर्स्ट ये है एंड लास्ट जो है वो आपके 3 यहाँ पे। अब देखिए इसके क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है एनी 8 आउट ऑफ 9, यानी कि ये जो 9 दिए गए हैं इनमें से आपको किन्हीं 8 के उत्तर लिखने हैं। तो 8 के उत्तर कहाँ कहाँ से लिखेंगे, तो देखिए 8 के उत्तर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन है ABCDEFGH, ये सभी जो है वो 9 के 9 क्वेश्चन के आंसर दिए गए, इनमें से आप ये आंसर लिख देंगे। तो ये मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आपका जो अनसीन पैसेज है वो हमेशा क्या होता है, अलग होता है। हालांकि इसे किया कैसे जाए तो उसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन दोबारा से दिखा देता हूँ। नोट मेकिंग है ये आपकी, ठीक है, समरी है ये आपकी, आपका पोस्टर कैसे लिखना है ये है आपका। उसके बाद आपको एक लेटर लिखना था, तो लेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, और ये उसका दूसरा पार्ट है। उसके बाद डिबेट है, ऑनलाइन एजुकेशन डज मोर गुड देन हार्म। तो सबसे पहले सवा प्रवीण फेवर के बारे में, प्रवीण कुमार अगेंस्ट इसके बारे में। उसके बाद रीअरेंज सेंटेंसेस थे, तो सेंटेंस कैसे रीअरेंज करना है ये भी आपको समझा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन हैं जो आपके बुक्स के हैं, तो इसमें आपको 6 में से किन्हीं 5 के उत्तर करने थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, इसमें से आपको किसी एक को करना है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों बस आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके तो जरूर बताइएगा कि आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छी लगे वीडियो, एंड शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।